गुड मॉर्निंग छात्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कूलाम के नियम का महत्व और इसके अंतर्गत आपको बताएंगे प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल। तो कृपया मेरे वीडियो पर बने रहिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि इस वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसा कि हम बताएं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और इस वजह से जो है वैद्युत बल जो है आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। दूसरा, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चों बताए हैं पिछले वीडियो में कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यदि कोई कुचालक पदार्थ या परावैद्युत माध्यम अगर रखा हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान जो है वो घट जाता है और यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं है। इसको उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर कोई यदि पिंड रखा हो तो अगर हम इसके बीच कोई भी अवरोध रख दें तो यह पिंड तभी भी जो है पृथ्वी सतह पर ही नीचे की तरफ गिरता है। इससे मालूम चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल पर किसी माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। मतलब हमको बता दें आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह प्रकृति में सबसे वीक फोर्स होता है और वैद्युत बल जो होता है इससे अधिक प्रबल होता है। कूलाम के नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इसमें जो है, जैसा हम लोग जानते हैं बच्चों कि कूलाम का नियम जो है बहुत अधिक दूरियों तथा बहुत कम दूरियों के लिए भी लागू होता है। यहाँ तक कि परमाणु दूरी तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी यह सत्य है। इस नियम से हम केवल आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को ही नहीं ज्ञात कर पाते, बल्कि इस नियम के द्वारा नाभिक की संरचना, दो या दो से अधिक परमाणु बंध कर अणु की रचना करते हैं तथा अनेक अणु मिलकर ठोसों तथा द्रवों की रचना करते हैं। इसकी व्याख्या भी हम कूलाम के नियम के द्वारा कर पाते हैं। साथ ही साथ भारी तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसकी भी हम व्याख्या कूलाम के नियम के आधार पर कर पाते हैं। तो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि प्रबल नाभिकीय बल क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो कूलाम का जो बल है यह परमाणु दूरी जो होती है, मतलब कि 10 की घात ऋण 11 मीटर की कोटि का व्यास होता है इसका, और इतनी ही दूरी पर भी दो आवेशित कण हैं तभी भी कूलाम का बल कार्य करता है। साथ ही साथ इससे भी कम दूरी यानी नाभिकीय दूरी, यानी कि जैसे व्यास इसका नाभिक का होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर की कोटि का होता है, तो इतनी दूरी या इससे भी कम दूरी पर यदि दो आवेशित कण हैं तो इनके बीच जो है कूलाम का बल कार्य करता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सभी प्रोटॉन जो है इस नाभिक के भीतर एक साथ बंधे हुए हैं, जबकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल भी कार्य कर रहा है। तो वास्तव में ऐसा क्यों है? इसका मतलब यह है कि इन सभी नाभिकीय कणों के बीच जो है, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और के बीच जो है एक प्रबल आकर्षणात्मक बल लगता है और यह कूलाम बल से अधिक प्रबल होता है। इस वजह से ये सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे रहते हैं और इसी बल को जो है हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं और यह सदैव आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है। साथ ही साथ यह
शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब बहुत ही कम दूरियों के लिए यह लागू होता है और प्रबल होता है। तो एक बात और इसकी है कि यह जो बल जो होता है वह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जैसे क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी यह कार्य करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी यह बल जो है कार्य करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कूलाम बल जो है इनके बीच कार्य नहीं कर रहा है। इसका प्रमाण हमें किस प्रकार मिलता है या किस प्रकार हम कह सकते हैं। तो जो भारी तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इससे साबित होता है, इससे प्रमाणित होता है कि कूलाम बल वहाँ पर अधिक प्रभावी होता है भारी नाभिक जो होते हैं उनके लिए। इसी वजह से कहते हैं कि जो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है यह शॉर्ट रेंज फोर्स है, जबकि कूलाम बल जो है शॉर्ट रेंज फोर्स के साथ साथ यह लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। तो एक बार हम इसको और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ऐसा माना जाता है, मैंने पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्वांटम स्टेट जो है विपरीत स्पिन के दो प्रोटॉनों अथवा न्यूट्रॉनों को धारण करता है। मतलब कि ये एक साथ जो है विपरीत स्पिन के जो है एक क्वांटम स्टेट में जो है विपरीत स्पिन के दो प्रोटॉन रह सकते हैं, इसी प्रकार से विपरीत स्पिन के दो न्यूट्रॉन रह सकते हैं, मतलब पेयर इनका बनता है। तो जो हल्के नाभिक हैं उनमें जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है और इसलिए इनका पेयर बन जाता है। साथ ही साथ यह इनकी त्रिज्या भी जो है कम होती है। तो यहाँ पर जो है प्रबल नाभिकीय बल जो है कूलाम बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है और इस वजह से इनको बांध कर रखता है। लेकिन वहीं हम बात करें तो यदि भारी नाभिक हैं जिनके द्रव्यमान संख्याएं बहुत अधिक हैं, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह बराबर नहीं होती है और न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का रेशियो जो होता है वो 1.5 से अधिक हो जाता है, जिससे यह पेयरिंग नहीं हो पाती है और साथ ही साथ जो है नाभिक का व्यास भी अधिक होता है और लॉन्ग रेंज हो जाने के कारण से जो है इसमें जो है प्रबल नाभिकीय बल जो है कम प्रभावी होता है और यहाँ पर जो है कूलाम का नियम जो है जो कि अधिक प्रभावी हो जाता है और इस वजह से जो है इनके नाभिक जो है स्वतः जो है विघटित होते रहते हैं। तो ये हुआ आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कूलाम का बल जो है यह रेडियो एक्टिविता की व्याख्या करने में भी सहायक है। साथ ही साथ परमाणु की संरचना में जैसे जितने प्रोटॉन नाभिक में हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में है, जिसके कारण ये आकर्षण बल द्वारा बंध कर परमाणु की रचना करते हैं। इसी प्रकार से अणु और अणु से ठोस और द्रव की रचना भी होती है। वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो यह जो है आवेशित कण के चारों ओर का एक एरिया, एक क्षेत्र है जिसमें यदि कोई अन्य आवेश स्थित है तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पर धन आवेश है तो यहाँ पर अगर कोई धन आवेशित कण रख दें और चलने के लिए स्वतंत्र तो प्रतिकर्षित बल उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो बल की दिशा में चलने लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस आवेश के पृष्ठ से परपेंडिकुलरली जो है बाहर की तरफ होता है, जबकि ये ऋण आवेश उसको आकर्षित करता है, इसलिए बल रेखाओं की जो डायरेक्शन वो इधर को हो जाएगी इसकी। वैद्युत बल रेखा, तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र में जो है एक एकांक धन परीक्षण आवेश यदि रख दें तो यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र है
तो उस पर इस धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धन और धन के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा और वह जो है बल की दिशा में जो है चलने लगेगा, और जिस पथ पर वह चलता है उस पथ को हम जो है वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर धन आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन अगर इधर ऋण आवेश रखा हुआ है तो यह क्या करेगा, परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा। इस प्रकार से यह इस तरह आकर के यहाँ पर इसके पास आ जाएगा। मतलब यह हुआ कि वैद्युत बल रेखा जो है धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है कि जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह भी एक क्या है कि सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो है धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वही होती है। इसको याद रखिए। तो वैद्युत बल रेखा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। निष्कोण वक्र का मतलब कि ये चिकना स्मूथ वक्र होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है, जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलता है। एक विशेषता होता है कि वैद्युत बल रेखा जैसे है तो इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इसी के द्वारा प्रदर्शित होगी। यदि परीक्षण आवेश यहाँ है तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो ये बल की दिशा प्रदर्शित होगी। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित वह बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा वैद्युत बल जो होता है वह शून्य होता है। तो इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अब उदासीन बिंदु की स्थिति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो अभी दोनों आवेश धन आवेश हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर यह उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। यह किस बात पर निर्भर करता है? तो आवेशों के परिमाण पर और दूरी पर। तो इसको समझने के लिए हम कैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है धन परीक्षण आवेश रख दिए हैं, टेस्ट चार्ज, जिसकी Q1 से दूरी R1, Q2 से R2 है। तो इस पर कूलाम बल लगाएंगे तो यहाँ पर Q1 के कारण Q0 फोर्स यह हो जाएगा और Q2 के कारण इस पर फोर्स यह हो जाएगा। तो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा Q1/R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये उदासीन बिंदु की कंडीशन में हमें यह प्राप्त हो जाता है। यदि दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हैं तब उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी? तो इस दशा में उदासीन बिंदु जो है इनको मिलाने वाली रेखा पर बाहर कहीं प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए Q0 यहाँ रखा हुआ है तो ऋण आवेश के कारण इस पर आकर्षण बल इधर लगेगा, जबकि धन आवेश के कारण भी इसी दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार दोनों बल एक ही दिशा में हो जाएंगे, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक ही डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर उदासीन बिंदु नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर इस ऋण आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि धन आवेश के कारण धन पर प्रतिकर्षण बल इधर होगा। इस वजह से यहाँ पर संभावना है कि किसी बिंदु पर नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार या तो इधर प्राप्त होगा या तो इधर प्राप्त होगा। और यह हम बताएं कि दूरी पर और आवेश के परिमाण पर भी निर्भर करेगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है ये काफ़ी सहायक होगा, तो इसे आप याद रखिए। अब बताएंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला नंबर है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये हम आपको बताएं, इसकी एक विशेषता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह भी आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो इस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है और यह निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे बल का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे यह, जैसे जैसे इसके चलने की दिशा होगी वैसे वैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तीसरा है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि इस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी और यह जो है असंभव है। जैसे मान लीजिए दो स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए दो बल रेखाएं, एक यह और एक ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, एक इस पर और एक ऐसे। तो यहाँ पर अगर परीक्षण आवेश स्थित है तो इस पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, एक यह और एक यह, जो कि असंभव है क्योंकि ये आवेश जो है एक निश्चित दिशा में केवल एक दिशा में गति करता है। तो इससे पता चलता है कि यह जो है असंभव है कि दो बल रेखाएं परस्पर काट सकती हैं, उन्हें प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। चौथा है, ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होते हैं। तो ये लंबाई है, लंबाई के अनुदिश ये क्या होते हैं, सिकुड़ती हैं, इसी कारण से विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पांचवा, ये रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये लंबाई के लंबवत यानी कि इस डायरेक्शन में जो है एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो विपरीत आवेश होता है उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक एरिया है जिसमें वैद्युत क्षेत्र, जिसमें यदि कोई परीक्षण आवेश रखें तो उस पर बल का अनुभव होता है। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि उस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप कितनी है, कितनी प्रबलता है वैद्युत प्रभाव की। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं और हम इसको कैसे मापते हैं वह बताने वाले हैं आपको। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की माप को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको हम जो है ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश वेक्टर क्वांटिटी है और यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = वेक्टर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस फार्मूले से जो है परिभाषित कर सकते हैं कि ये परीक्षण आवेश यदि 1 कूलाम का रखा उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर लगने वाले बल जो होगा इसकी माप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट बता सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस बिंदु पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा F = EQ न्यूटन होगा। इसी सूत्र के द्वारा F = EQ हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की बीमा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई हम जानते हैं कि E = F/Q न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई की बीमा क्या हो जाएगी, जो बल की बीमा होती है आपका mLt-2 और आवेश का IT सूत्र होता है इसलिए AT हो जाएगा इसकी बीमा। इसको सॉल्व करने पर mLt-3 -1 होगा। लास्ट परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। तो परीक्षण आवेश उस सूक्ष्म काल्पनिक धन आवेश को कहते हैं जिसका मान सदैव इकाई होता है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसलिए इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया परीक्षण आवेश की परिभाषा। तो आज के वीडियो के लिए
इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके आगे की टॉपिक को आपको जो है अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए।